हेलो दोस्तों, मेरे भी चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार पार अकेडमी। और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं पार सीरीज, और इसी पार सीरीज के माध्यम से आप सभी जानते हैं हम लोग यूट्यूब पे पहली बार रेलवे के संपूर्ण जीके जीएस को यहां पर पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत मैं आप लोगों को संपूर्ण रेलवे के प्रैक्टिस सेट यहां पे पढ़ा रहा हूं। मैंने प्रैक्टिस सेट 1 से पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो हम लोगों ने कंप्लीट थ्योरी और आपके एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट 10 तक पढ़े, और आज बारी है प्रैक्टिस सेट 11 को पढ़ने की। और यदि आप लोगों ने पिछले प्रैक्टिस सेटों को नहीं पढ़ा है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां पर जाकर आप सभी प्रैक्टिस सेट को पूर्ण रूप से यहां पे पढ़ सकते हैं। आज बारी है प्रैक्टिस सेट 11 की। मैं बिगर किसी देरी से क्लास की शुरुआत करूंगा आज की क्लास के पहले प्रश्न के साथ में। और आज की क्लास का जो पहला मुझे प्रश्न देखने को मिल रहा है, देखिएगा जो पहला प्रश्न मुझे यहां पर दिया है कि आपके जो पहला प्रश्न मुझे आज की क्लास में दे के रखा है कि आपके ओलंपिक में किसी खेल में फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। और हम लोगों से सवाल पूछा है कि फाइनल तक जो पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। चार ऑप्शन हम लोगों को दे के रखे हैं, ये कमलजीत सिंधु, जीत सिंधु यहां पर पहला ऑप्शन आप सभी को यहां पर दे के रखा है, आप लोगों को आप सभी जानते हैं। फिर इसके बाद में मेरी डिसूजा, साहिनी अब्राहम या पीटी उषा, आप सभी जानते हैं इस सवाल का राइट आंसर होगा पीटी उषा। और पीटी उषा में 1984 में, कब की 1984 में लॉस एंजल्स में हमें एक ओलंपिक गेम्स देखने को मिलेगा। यहां पर 400 मीटर दौड़ में, कौन से मीटर दौड़ में, याद रखिएगा आप सभी कि 400 मीटर दौड़ में पीटी उषा में फाइनल तक यहां पर पहुंची थी, आप लोगों को याद होना चाहिए। और वहीं पर यदि आप लोगों से सवाल पूछ लेगा कि व्यक्तिगत रूप से पहला मेडल, तो जवाब होगा कमलजीत सिंह सिंधु। यहां पर ये मैम, ये व्यक्तिगत रूप से आप लोगों को याद रखना है कि व्यक्तिगत रूप से जो पहला मेडल प्राप्त किया था, पहला मेडल जो प्राप्त किया था वो जैनों ने ही प्राप्त किया था। ये किस खेल से संबंधित है, आप लोगों से सवाल पूछ लेगा तो यह वेट लिफ्टिंग या वेट लिफ्टिंग संबंधित है, वेट लिफ्टिंग से यहां पर संबंधित है, आप लोगों को याद होना चाहिए। हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर जो देखने को मिलेगा पीटी उषा, यहां पर याद होना चाहिए। और इन्होंने पहला व्यक्तिगत मेडल 2000 जो आपका ओलंपिक 2000 में जो आपके ओलंपिक गेम्स यहां पर हुए थे, वहां पर इन्होंने यहां पर प्राप्त किया था। चलिएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। और हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न आज की क्लास का हम लोगों को क्या देके रखा है कि आपके अर्जुन पुरस्कार की यहां पर शुरुआत किस वर्ष हुई। अब देखिएगा, ये आपके अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत पूछा है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए। यदि आप लोगों से सवाल पूछा है कि आपके अर्जुन पुरस्कार की, या आपके अर्जुन पुरस्कार की स्टार्टिंग कब हुआ था, तो आप लोगों को याद होना चाहिए 1961 में यहां पर हम लोगों को देखने को मिली। और यह भी याद होना चाहिए यदि कोई या किसी व्यक्ति विशेष को यह पुरस्कार दिया जाता है तो इसी के साथ में 10 लाख रुपए भी राशि दी जाती है। राशि भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पड़ सकती है, आप लोगों से पूछेगा कितने लाख रुपए की यहाँ पे ये राशि दी जाती, जवाब होगा 10 लाख रुपए की। लेकिन 2023 में आप सभी को याद होना चाहिए 2023 में टोटल 26 व्यक्तियों को यहाँ का अर्जुन पुरस्कार यहाँ पर दिया गया, ये अर्जुन पुरस्कार यहाँ पर दिया गया, आप लोगों को याद होना चाहिए। और फिर इसी के साथ में हमें यह भी याद होना चाहिए कि जब हम लोग बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की, खेल रत्न जब पुरस्कार की यहां पर बात होगी, आप सभी जानते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न जो ये पुरस्कार की स्थापना 1991 और 92 के मध्य में हमें देखने को मिली। आप सभी को यह भी याद होना चाहिए यदि किसी व्यक्ति विशेष को यह दिया जाता है तो इसमें 25 लाख रुपए की राशि, कितने लाख रुपए की राशि, 25 लाख रुपए की राशि यहां पर दी जाती है, आप लोगों को याद होना चाहिए। और यदि यहां पर यह सवाल पूछ लेगा कि वर्तमान में इसका क्या नाम देखने को मिलेगा, तो वर्तमान में इसका हमें नाम जो देखने को मिलेगा, जवाब होगा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। क्या नाम, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, इसे वर्तमान में यहां पर कहा जाता है, आप लोगों को याद होना चाहिए। और पहली बार किस खिलाड़ी को दिया गया था, पहली बार किस खिलाड़ी को यह दिया गया था, तो आप सभी जानते हैं कि विश्वनाथ आनंद, किनको दिया गया था, विश्वनाथ आनंद को यहां पर पहली बार यह पुरस्कार दिया गया था, आप लोगों को याद होना चाहिए। देखिए इसकी राशि इंपॉर्टेंट पड़ सकती है, 25
लाख रुपए की राशि यहाँ पर दी जाती है। और इसी के साथ क्या पूछेगा कि यहाँ पर आप लोगों का द्रोणाचार्य पुरस्कार कौन सा, यहाँ पर द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई, ये अगर आप लोगों से पूछ लेगा तो जवाब होगा 1985 में इसकी शुरुआत होती है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया किनको जाता है, तो जवाब होगा जो ट्रेनर होते हैं यानी कोच को दिया जाता है। और इसमें 2 प्रकार की राशि यहाँ पर दी जाती है। यदि किसी व्यक्ति विशेष को या किसी कोच को यदि यहाँ पर नियमित रूप से यदि द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है, नियमित रूप से यदि द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है तो उन्हें 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। उन्हें आप लोगों को याद रखना है 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और यदि कोई व्यक्ति विशेष को लाइफ टाइम पुरस्कार मिला है, लाइफ टाइम यदि पुरस्कार मिला है तो उन्हें 15 लाख रुपए की राशि यहाँ पर दी जाती है। आप सभी को याद होना चाहिएगा। और यहाँ पर केवल एक ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है, कौन सा, ध्यानचंद्र यहाँ पर पुरस्कार दिया जाता है। और इस पुरस्कार की शुरुआत 2002 में हमें देखने को मिली। और यहाँ पर भी 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। अब मेरा आप सभी से ये देखो, हम लोगों से सवाल तो ये पूछा था कि आपका अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से देखने को मिली, तो 1961 में हमें इस पुरस्कार की शुरुआत देखने को मिली। मेरा आप लोगों से इस वाले प्रश्न में ये सवाल है कि ये जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है पहली बार किस महिला को यहाँ पर दिया गया। आप सभी को कमेंट बॉक्स में इस सवाल का मुझे जवाब यहाँ पर देना है। चलिएगा इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, भारत में अब तक कितनी बार आपके एशियन गेम्स हम लोगों को देखने को यहाँ पर मिले हैं। तो चार ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, 5 बार, 7 बार, 2 बार या 4 बार आपके एशियन गेम्स भारत में देखने को मिले। क्या आंसर होगा इस सवाल का, राइट आंसर हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप सभी को याद होना चाहिए भारत में 2 बार आपके एशियन गेम्स हम लोगों को देखने को मिले। और ये जो हम लोगों को जो आपके एशियन गेम्स देखने को मिले, सवाल पूछेगा कि इनकी स्थापना कब हुई, कब से चालू हुए। तो याद होना चाहिए 1951 में पहली बार ये गेम्स खेले गए। और किस शहर में हुए थे, जवाब होगा दिल्ली में इन खेलों का आयोजन हुआ। फिर सेकेंड टाइम ये पहली बार भारत में था। फिर इसके बाद भारत में 1982 में इनका आयोजन हम लोगों को देखने को मिलता है, 1982 में। और ये भी भारत में ही हुए थे। तो भारत में आप सभी जानते हैं कि 2 बार राष्ट्र या आपके एशियन गेम्स का आयोजन यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। और वहीं पर दोस्तों सवाल पूछेगा कि 2018 में ये कौन से देश में हुए थे, तो जवाब होगा कि आपके इंडोनेशिया देश में खेले गए, या आपके इंडोनेशिया देश में ये आपके हुए। इसके बाद 2022 में यहाँ पर कहां पर हुए, तो ये झांगजाहू प्रांत, कौन सा, झांगजाहू प्रांत हमें चाइना में यानी चीन में हमें देखने को मिले। और अभी हाल ही में 2026 में इनका आयोजन जापान के नगोया शहर में हम लोगों को देखने को मिलेगा। कहां पर, 2026 में ये कहां पर आयोजन होगा इनका, जापान नगोया में हमें ये यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को 2018 के याद होना चाहिएगा, 2022 के याद होना चाहिएगा, और 2026 के अब कहां पर होंगे वो भी आप लोगों को याद होना चाहिएगा। हम लोगों से पूछा था भारत में कितनी बार इनका आयोजन हुआ, तो 2 ही बार भारत में हमें इनका आयोजन जो देखने को मिला। एक तो 1951 में और एक 1982 में इनका आयोजन हमें भारतवर्ष में देखने को मिलता है। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, देखिएगा, हॉकी विश्व कप कब से प्रारंभ हुआ। बेहद सरल प्रश्न है और आप सभी को इसका जवाब देना है कि हॉकी पुरस्कार हमें कब से शुरू हुआ देखने को, हॉकी विश्व कप कब से शुरू हुआ था। ठीक है, कब से शुरू हुआ था, आप लोगों से सवाल पूछा है कि 1972, 1971 या 1975, या फिर इसके बाद में ऑप्शन हम लोगों को जो यहाँ पर देखने को मिलेगा 1977। आप लोगों से पूछेगा हॉकी विश्व कप पहली बार इसका आयोजन कब देखने को मिलता है। तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि 1971 में पहली बार आपके हॉकी विश्व कप देखने को मिला। हॉकी विश्व कप यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, लेकिन भारत कब विश्व विजेता यहाँ पर बनेगा,
तो 1975 में भारत यहाँ पर विश्व विजेता हॉकी में बना, और इसी हॉकी में भारत ने उस समय पाकिस्तान को हरा दिया था। तो उस समय भारत ने पाकिस्तान को हॉकी के फाइनल में 2-1 से हराकर पहली बार हॉकी का विश्व कप अपने नाम किया था, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। लेकिन जब बात होती है ओलंपिक खेलों की, जब बात होगी आपकी ओलंपिक गेम्स की बात होगी, तो भारत में यहाँ पर भारत ने सबसे पहले 1921 में हॉकी में गोल्ड मेडल यहाँ पर प्राप्त किया था। और इस समय जो कप्तान हुआ करते थे वो कौन हुए, याद होना चाहिएगा कि जसपाल सिंह मुंडा। कौन हुए, जसपाल सिंह मुंडा हमें कप्तान देखने को मिलेंगे। इसके बाद में फिर 1932 में भारत ने अपना दूसरा गोल्ड मेडल यहाँ पर प्राप्त किया। इसके बाद आपके ओलंपिक खेलों में 1936 में बर्लिन में जिनका आयोजन हमें देखने को मिला था, और यहाँ पर कप्तान कौन रहे थे आप लोगों को याद होना चाहिएगा। तो जवाब होगा हॉकी के जादूगर जिनका नाम है मेजर ध्यानचंद। कौन रहे, मेजर ध्यानचंद हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिले। इसके बाद आप सभी जानते हैं न तो 40 में आपके ओलंपिक गेम्स हुए, न तो 40 में ओलंपिक गेम्स का आयोजन हुआ, न 44 में ओलंपिक खेलों का आयोजन हमें देखने को मिला। इन 2 वर्ष आपके ओलंपिक गेम्स हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिलते हैं। इसके बाद क्या हुआ, फिर इसके बाद 1944 में फिर से भारत ने गोल्ड या आपका मेडल प्राप्त किया। फिर इसके बाद 1948 में भारत ने प्राप्त किया। फिर इसके बाद 1952 और 1952 के बाद में 1956, देखिएगा 1, 2 या 3, फिर इसके बाद 4, 5, 6, 7, यहाँ पर 1, 2, 3 और 3 के बाद में यहाँ पर सॉरी ये आपके 1944 में प्राप्त नहीं किया था, तो यहाँ पर 3 और 3 6 होते हैं। फिर इसके बाद भारत ने 1964 में प्राप्त किया, और 1964 में अंतिम बार भारत ने जो आपके ओलंपिक खेलों में जो गोल्ड मेडल प्राप्त किया था वो आपका 1900 यहाँ पर है, ये आपके 80 में किया। और इस समय जो यहाँ पर कौन से शहर में इनका आयोजन हुआ था, तो जवाब होगा ये मॉस्को ओलंपिक हुए थे। कहां पर, कौन से ओलंपिक, मॉस्को ओलंपिक हम लोगों को देखने को मिले। और ये कहां पर हुए थे, ये इनका आयोजन हमें उस वर्ष रूस में यहाँ पर देखने को मिलता है। इतना आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। यानी भारत ने आपका अंतिम गोल्ड मेडल कब प्राप्त किया था, अंतिम गोल्ड मेडल भारत ने कब प्राप्त किया था, तो जवाब होगा 1980 में भारतीय हॉकी टीम ने अपना अंतिम बार गोल्ड मेडल यहाँ पर प्राप्त किया। लेकिन पहली बार कब जीते थे, तो पहली बार हम लोग 1928 में ही गोल्ड जीत चुके थे। 8 बार भारतीय हॉकी टीम ने आपके ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है। ठीक है, चलिएगा इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा निम्नलिखित में कौन सा अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, तो कौन सा मठ हमें अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आप सभी को याद होना चाहिएगा यहाँ पर हेमिस मठ हमें लद्दाख में यहाँ पर देखने को मिलेगा, आप सभी को याद होना चाहिएगा। और वहीं पर लद्दाख के इस लेह वाले हिस्से में, लेह में हमें यहाँ पर संकट मठ, कौन सा, संकर मठ देखने को मिलेगा। और जब हम बात करेंगे सिक्किम में, कहां पर, सिक्किम की बात करेंगे तो यहाँ पर रुमटेक मठ, कौन सा, रुमटेक मठ हम लोगों को देखने को मिला। ये प्रमुख बौद्ध मठ हम लोगों को देखने को मिलते हैं। लेकिन हम लोगों को देखने मिला था कि आपके अरुणाचल प्रदेश में कौन सा मठ हम लोगों को देखने को मिला, तो जवाब होगा तवांग मठ। कौन सा मठ देखने को मिलेगा, तवांग मठ हम लोगों को देखने को मिला। और हाँ, ये भी याद होना चाहिए कि बौद्ध रिलीजन में ये सबसे बड़ा मठ देखने को मिलेगा। तो आपसे पूछेगा सबसे बड़ा मठ कौन सा देखने को मिलेगा, तो जवाब होगा तवांग मठ। ऑप्शन नंबर बी यानी सेकंड वाला ऑप्शन हमारे सवाल का बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिलेगा। यानी बौद्ध रिलीजन में सबसे बड़ा मठ कौन सा देखने को मिलेगा, तो जवाब होगा तवांग मठ हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। और बौद्धों के सबसे बड़े धर्मगुरु आप सभी जानते हैं जिनका नाम है दलाई लामा। क्या नाम होगा, दलाई लामा हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिले। और कौन से नंबर के ये देखने को मिलते, जवाब होगा कि 14वें नंबर के हमें दलाई लामा देखने को मिले। और यह चीन से भारत कब आए थे, यह चीन से आप सभी जानते हैं कि भारत कब आए थे, तो ये भारत आए थे 1959 में, भारत ने इन्हें स्वीकार किया। लेकिन अब आप सभी को याद होना चाहिएगा कि शांति के क्षेत्र में यहाँ पर दलाई लामा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। ये सवाल का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में मुझे यहाँ पर देना है। ठीक है,
यानी दलाई लामा को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में कब दिया गया था? इस सवाल का कमेंट बॉक्स में आप सभी को यहाँ पर जवाब देना है। चलिएगा इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने 10 लाख से भी या आपके अधिक आबादी वाले शहर हम लोगों को देखने को मिलते हैं? देखिएगा याद, आप लोगों को यह भी याद होना चाहिए, हम लोगों से सवाल पूछा है कि 10 लाख से यदि आप लोगों से सवाल पूछाएगा यदि कोई शहर में 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या निवास करती है तो उस शहर को क्या कहा जाता है? उस शहर को महानगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महानगर। तो महानगर बनने के लिए भी हमें 10 लाख की यहाँ पर जनसंख्या देखने को मिलती है। लेकिन सवाल पूछा था 2011 में कितने शहरों की जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा हम लोगों को देखने को मिलती है? तो जवाब हो याद होना चाहिएगा कि 53 शहरों की जनसंख्या हमें 10 लाख से ज्यादा देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देखने को मिले थे, मानव तस्करी का निषेध भारतीय संविधान के कौन से तहत रखा जाता है? ठीक है, मानव तस्करी से आप लोगों से सवाल पूछा है और वो भी हमारे प्यारे संविधान से। आर्टिकल 22, आर्टिकल 23 या आर्टिकल 21 या आर्टिकल 24 है। ठीक है, तो मानव तस्करी, तो आर्टिकल कौन सा देखने को मिलेगा? आर्टिकल 23, जहां पर देख रखा है कि मानव तस्करी का निषेध, मानव तस्करी का निषेध हमें भारतीय संविधान में यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी भारतीय लोगों से यहाँ पर आप जबरन यहाँ में कामकाज उनके द्वारा नहीं करवा सकते। ठीक है, ये हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा? ठीक है, यानी भारतीय लोगों पर आप लोग यहाँ पर अत्याचार नहीं कर सकते, ये आर्टिकल 23 में देखने को मिलेगा। और आर्टिकल 24 में हमें क्या देखने को मिलेगा? तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा, कारखानों में बाल श्रमिकों का निषेध, बाल श्रमिकों का निषेध हमें देखने को मिलेगा। यानी 14 साल से कम वाले बच्चे कारखाने में यहाँ पर काम नहीं कर सकते, यह हमें आर्टिकल 24 में देखने को मिलेगा। और हम लोगों को, आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल 21 यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ पर आप लोगों को याद होना चाहिएगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में यह आर्टिकल हम लोगों को यहाँ पर समझाता है। तो आप लोगों से सवाल पूछेगा कि भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में प्राण या आपका एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख देखने को मिलेगा? तो जवाब होगा आर्टिकल 21। और क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा? तो आप सभी जानते हैं आर्टिकल 21 में बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती, जैसे यहाँ पर जीने का अधिकार आप लोगों को देखने को मिलेगा। वो आर्टिकल कहाँ पर देखने को मिलेगा? आर्टिकल 21 में। यहीं पर आप लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा देखने को मिलेगी, या पर्यावरण का जो आपका अधिकार आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में आपके एकांत में बसने की आजादी, एकांत में जीने का अधिकार आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद आप लोगों के, अब तो हाल ही में नया जोड़ दिया गया है जलवायु परिवर्तन, ये हाल ही में नया जोड़ा गया है, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। फिर इसके बाद में विदेश जाने की आजादी, तो ये भी आप लोगों को आर्टिकल 21 में ही देखने को मिलती है। ठीक है, ये भी हम लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी? ये भी आर्टिकल 21 में यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो और क्या याद होना चाहिए? आर्टिकल 21 में याद होना चाहिएगा विदेश जाने की आजादी, विदेश जाने की आजादी हम लोगों को यहीं पर देखने को मिलती है। और इसी के साथ में जो प्रमुख बात हमें ये आपके आर्टिकल 21 में देखने को मिलती है, वो बात है यहाँ पर निजता का अधिकार, यानी प्राइवेसी का अधिकार, निजता का यहाँ पर जो अधिकार हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये हमें आर्टिकल 21 में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, इतना आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिए था। ठीक है, हम लोगों से केवल सवाल यही पूछा था कि मानव तस्करी का निषेध भारतीय संविधान के तहत रखा गया है, तो आर्टिकल 23 के साथ रखा गया है। सेकेंड ऑप्शन हमें बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिलेगा। चलिएगा इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में कौन सा भारत में वैली फॉर वैली कार्यक्रम का
मुख्य आकर्षण है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेगा और आप सभी लिख के रख लीजिएगा। आप लोगों के CBT 1 या CBT 2 में रेलवे एग्जाम में जो आपका NTPC का होने वाला है उसमें जरूर ये प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। प्रश्न यह है, देखिए आप लोगों से प्रश्न पूछा था, भारत में रैली फॉर वैली कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, रैली फॉर वैली का मुख्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? वातावरण संबंधित मानभंग, जैव विविधता या विस्थापित लोगों का पुनःवास या कृषि की हानि। तो आप सभी जानते हैं विस्थापित लोगों का पुनःवास हमें देखने को मिलेगा, यानी ये मान लीजिएगा किसी नदी में बाढ़ आने के कारण या उस नदी का जलाशय बढ़ने के कारण आसपास के क्षेत्रों में जिन लोगों ने जो अपने सामूहिक रूप को अपने मूल निवास स्थान को छोड़ दिया था, तो उनको फिर से निवास स्थान देने का यह मुख्य रूप से कार्यक्रम हम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोग मान सकते हैं जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन चालू किया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन यहाँ पर चालू किया गया था। नर्मदा रिवर के जल स्तर बढ़ने के कारण सरकार ने क्या किया कि इस रिवर के जो तट पर जितने भी हमें गांव देखने को मिले उनको उन सभी गांवों को यहाँ पर खाली किया था। अब जवाब में जो खाली किए लोग जो कहीं और जगह जाकर बस गए थे, उन्हें व्यवस्थित तरीके से बसाने का कार्यक्रम हम लोगों को यह देखने को मिलेगा। और नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत कब होगी? 1985 में हम लोगों को देखने को मिली, जिसका मुख्य उद्देश्य रैली फॉर वैली कार्यक्रम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमें राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा, इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, देखिएगा जो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ी श्रृंखला टोडा बेटा चोटी पर है? तो टोडा बेटा जो चोटी पर है, हमें कौन सी यहाँ पर ऐसी पहाड़ी देखने को मिलेगी, मतलब जिस पहाड़ी पर हम लोगों को टोडा बेटा माउंटेन एक चोटी हम लोगों को देखने को मिले। चार ऑप्शन आप सभी को यहाँ पर जो देखे रखे, नीलगिरी पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां या फिर नल्ला माला की पहाड़ियां। कहाँ पर आप लोगों को टोडा बेटा चोटी यहाँ पर देखने को मिलेगी? ठीक है, आप सभी को इस सवाल का जवाब देना है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि जो टोडा बेटा आप लोगों को यहाँ पर एक पर्वत देखने को मिलेगा, एक चोटी देखने को मिलेगी। ये आपकी नीलगिरी पर्वतमाला, कौन सी पर्वतमाला? नीलगिरी पर्वतमाला पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। और ये नीलगिरी पर्वतमाला आप सभी जानते हैं कि आपकी केरल और आपके तमिलनाडु दोनों की सीमाओं पर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, और आपकी टोडा बेटा चोटी आप सभी जानते हैं कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी हमें चोटी देखने को मिलेगी। और दक्षिण भारत की हमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी देखने को मिलेगी? तो जवाब होगा अनामलाई की पहाड़ी। अनाईमलाई की जो पहाड़ियां हैं, ये हमें सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो हमारे सवाल का राइट आंसर क्या होगा? नीलगिरी की पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, आपकी नल्ला माला की पहाड़ियां हम लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी? और नल्ला मल्ला की पहाड़ियां आप सभी जानते हैं हमें आंध्र प्रदेश में, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। और इसी के साथ बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर। और नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में कौन सा भौगोलिक शब्द तीन तरफ से पानी से घिरी भूमि के एक समूह से संबंधित है? यानी पृथ्वी का वह व्यापक क्षेत्र आप सभी को बताना है जो तीन ओर से पानी से घिरा है। तो तीन ओर से पानी से कौन सा क्षेत्र हमें देखने को मिलेगा? और चार ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, पेनिनसुला, प्रायद्वीप, गल्फ यानी खाड़ी, स्ट्रेट यानी जलडमरू या आइसलैंड यानी द्वीप। कौन सा जो तीन ओर जलाशय यानी जल बॉडी से घिरा होता है उसे क्या कहा जाता है? तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि उसे क्या कहा जाता है, जो तीन और पानी से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिएगा कि प्रायद्वीप मीन्स क्या होगा, और ये मान लीजिएगा ये प्रायद्वीप है और यह हमारे प्यारा भारत है। देखिएगा हमारा भारत यहाँ पर बे ऑफ बंगाल से घिरा है, बे ऑफ बंगाल से यहाँ पर पूरा हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ से लगाकर यहाँ तक हमारा
हिंद महासागर, ये किससे घिरा हुआ है? हिंद महासागर से हमें देखने को मिलेगा। और आपका यहाँ से लगाकर हमें अरब सागर तक, कहाँ तक? अरब सागर तक हम लोगों को देखने को मिलेगा। ये तीन ओर से भारत का प्रायद्वीप वाला हिस्सा घिर गया है। ये वाला क्षेत्र दक्षिण भारत का हमें देखने को मिलेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप हमें देखने को मिलेगा। तो आप लोगों से सवाल पूछ लेगा कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा देखने को मिलेगा, तो जवाब होगा अरब प्रायद्वीप। या आपका अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप विश्व का, उसका नाम होगा अरब प्रायद्वीप। कौन सा? अरब प्रायद्वीप हम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है। फिर इसके बाद में खाड़ी, खाड़ी क्या होती है? तो आप लोगों को खाड़ी ये होती है कि खाड़ी क्या होती है? खाड़ी तीन ओर से आपकी जलमार्ग से घिरी होती है। ये क्या करेगी कि आपके तीन ओर से आपकी या आपके स्थल मार्ग से, कौन से मार्ग से? स्थल मार्ग से घिरी होती है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? खाड़ी। यहाँ पर जो बोलते हैं, आप लोगों से सवाल पूछेगा विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी का नाम बताइए। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी हमें देखने को मिलेगी? तो जवाब होगा कि हमें हडसन की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? हडसन की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी हमें देखने को मिलेगी। हडसन की खाड़ी। तो हडसन की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। इतना आप सभी को जवाब याद होना चाहिएगा। और मेरा आप सभी से सवाल है कि गिन्नी की खाड़ी किस तट के पास हमें देखने को मिलती है? इस सवाल का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में मुझे देना है। कहाँ पर गिन्नी की खाड़ी मुझे कहाँ पर देखने को मिलती है? गिन्नी की खाड़ी कहाँ पर देखने को मिलती है? इस सवाल का आप सभी को जवाब मुझे देना है। इसके बाद देखिएगा जलडमरू। जलडमरू क्या होते हैं? आप लोगों को याद होना चाहिए। जलडमरू क्या होते हैं? वो बड़े जलमार्ग हमें देखने को मिलेंगे। जलमार्ग यानी वाटर बॉडी हमें देखने को मिलेगी। इसी में नीचे हमें वाटर बॉडी देखने को मिलेगी। उन दोनों वाटर बॉडी के दोनों जलमार्ग वो यदि हो रहा है तो आप जल डमरू हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। और देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये भारत का प्रायद्वीप वाला हिस्सा है, और यहाँ पर और ये नीचे हमारे पास में श्रीलंका पड़ेगा। भारत और श्रीलंका आपस में उलझ जाते हैं। लेकिन आप लोगों को सवाल पूछ लेगा विश्व का सबसे चौड़ा जल डमरू डेविस जल डमरू। कौन सा? डेविस जो जल डमरू है, डेविस जल डमरू विश्व का सबसे चौड़ा जल डमरू हम लोग मिलेगा। और वहीं पर जो चारों तरफ से क्या हो, जो चारों तरफ से पानी से घिरे हो, उन्हें क्या कहा जाता है? एक सबसे बड़ा ग्रीनलैंड, यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा ग्रीनलैंड हम लोगों को देखने को मिल रहा है। इस पर राजनीतिक रूप से किस देश का अधिकार है? राजनीतिक रूप से किस देश का अधिकार है? जवाब होगा कि डेनमार्क। कौन से देश का? डेनमार्क का। लेकिन भौगोलिक रूप से कौन सा देश इस पर अधिकार करने का दावा करता है? जवाब होगा कनाडा। ये देश इस पर अधिकार करने का दावा यहाँ पर करता है। हम लोगों ने सब कुछ समझ लिया है कि क्या होती है, बे क्या होती है, खाड़ियाँ क्या होती है, या फिर आपका जलडमरू क्या होता है, या फिर आपको इसका क्या होगा, सब कुछ हम लोग समझ चुके हैं। देखिए, आप लोगों से सवाल ये पूछ लेगा कि प्रायद्वीप क्या, देखो सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा देखने को मिलेगा? यहाँ पर अरब प्रायद्वीप। भारत भी क्या है? भारत भी आप लोगों को एक प्रायद्वीप ही देश देखने को मिलेगा। इसके सामने खाड़ी, जो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी देखने को मिली, इसका नाम है हडसन की खाड़ी। हमें तीसरा जलडमरू देखने को मिलेगा। विश्व का सबसे चौड़ा जलडमरू कौन सा देखने को मिलेगा? जवाब होगा डेविस जलडमरू हमें देखने को मिलेगा। इसी के साथ में द्वीप कौन सा होगा? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप देखने को मिलेगा, जिसका नाम है ग्रीनलैंड। राजनीतिक रूप से डेनमार्क का अधिकार है और भौगोलिक रूप से कनाडा का अधिकार है ग्रीनलैंड पर यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्रश्न पर विक्रम चरित्र के लेखक कौन है? तो विक्रम चरित्र के लेखक कौन है? आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिए। और इसी चालुक्य वंश में आप सभी जानते हैं कि हमें इसी चालुक्य वंश के एक शासक देखने मिले, जिनका नाम था यहाँ पर विक्रमादित्य
विक्रमादित्य चतुर्थ, इनका नाम था विक्रमादित्य चतुर्थ, और इनके दरबार में एक मूर्ति हुआ करती थी, इनका नाम था तिलहाना। कौन हुआ करते थे? तिलहाना। यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेंगे जिनके द्वारा विक्रमक चरित्र यहाँ पर पुस्तक लिखी गई। ऑप्शन नंबर डी, सवाल का बिल्कुल हमें यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिलेगा। चलिएगा, इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिला, वेद जो आंशिक रूप से एक गद्य कृति है। तो आप सभी को जानते हैं कि 4 वेद हमें देखने को मिलेंगे, और इन चारों वेदों में से एकमात्र वेद है जो आपके गद्य और पद्य दोनों में जाऊंगा आप लोगों को यहाँ पर वेद जो आपका आंशिक रूप से एक गद्य कृति देखने को मिलेगी। जो तो हमें 4 वेद देखने को मिलते हैं, लेकिन इन चारों वेदों में कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? तो आप सभी जानते हैं इसका नाम है यजुर्वेद। यजुर्वेद आप सभी जानेंगे, यह गद्य और पद्य दोनों में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। सवाल का बिल्कुल राइट ऑप्शन हमें देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन हाँ, यदि हमारे छोटे भाई या बड़े भाई चैनल पे पहली बार आए और वो संपूर्ण प्राचीन इतिहास और यदि मध्यकालीन भारत को पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने हिस्ट्री की एक मैराथन क्लास ली है। मैंने उसमें विस्तार से आप लोगों को प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत पढ़ा है। यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनाइए, या आप डाल दीजिएगा हिस्ट्री मैराथन बाई रवि सर, तो आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगा। वहां पर आपको मैं ये बोल सकता हूँ कि उस क्लास को यदि आप लोगों ने देख लिया तो शायद ही उस क्लास से बाहर आप लोगों को कुछ प्राचीन भारत या मध्यकालीन भारत में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कुछ भी उस क्लास से बाहर नहीं है, ये मैं आप लोगों को जरूर आप लोगों से वादा कर सकता हूँ। चलिएगा, इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो आप लोगों को जो देखने को मिलेगा, चेरवा किस राज्य का एक पारंपरिक नृत्य है? तो किस राज्य का आप लोगों को देखने को मिलेगा? मिजोरम, छत्तीसगढ़, या आपका हिमाचल प्रदेश, या गोवा? कौन से राज्य का देखने को मिलेगा? तो आप सभी जानते हैं कि ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, यानी मिजोरम का आप लोगों को यह पारंपरिक लोक नृत्य यहाँ पर देखने को मिलेगा। और वहीं पर यह भी याद होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों से पूछेगा कर्मा, कर्मा के बाद में नवरानी, कर्मा, नवरानी, पंडवानी, कौन सा? पंडवानी, ठीक है। और ऐसा जुआ, ये कहाँ के आप लोगों को लोक नृत्य देखने को मिलते हैं? तो यह छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और वहीं पर आप लोगों को याद होना चाहिए मंडो, मंडो के बाद फगुड़ी, और फगुड़ी के बाद कौन सा? भागोर। ये 3 याद होना चाहिए। लेकिन कौन कौन से? यहाँ पर मंडो, मंडो के बाद आप लोगों का फगुड़ी, फगुड़ी आप लोगों को याद करना है, और भागोर, उनका भागोर। तो ये 3 आप लोगों को कहाँ के लोक नृत्य देखने को मिलेगा? तो आप गोवा के लोक नृत्य आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो गोवा, छत्तीसगढ़ के आप लोगों को क्या है? मिजोरम का। आप लोगों से सवाल पूछा है केरला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मिजोरम का हम लोगों को मिलता है। चलिए, इसी के साथ चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, सत्रिय किस राज्य का पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? तो हमें किस राज्य का सत्रिय देखने को मिलेगा? बेहद सरल प्रश्न मुझे लगता है मैंने आप लोगों से यहाँ पर पूछ लिया है। सत्रिया मणिपुर, असम, गोवा या उड़ीसा? आप सभी जानेंगे कि जो सत्रिया होगा, ये सत्रिया कहाँ का देखने को मिलेगा? आप लोगों को याद होना चाहिए आप लोगों के आसम, कौन से राज्य का? आसम राज्य का देखने को मिलेगा। इसके बाद में आप लोगों का मणिपुरी, मणिपुरी कहाँ का देखने को मिलेगा? तो जवाब होगा मणिपुर का देखने को मिलेगा। कथक, ये कहाँ का देखने को मिलेगा? ये आपका उत्तर भारत, वहाँ का उत्तर भारत का आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके बाद में कथकली, कौन सा? कथकली। और इसके बाद में मोहिनी अट्टम, कौन सा? मोहिनी अट्टम। ये किस राज्य के देखने को मिलते हैं? तो आप भी जाने ये कौन से राज्य के देखने को मिलेंगे? ये आपके केरल के हम लोगों को देखने को मिलेंगे। इसके बाद में भारत नाट्यम, कौन सा नाट्यम? भारत नाट्यम कौन से राज्य का होगा? ये हमें तमिलनाडु राज्य का देखने को मिलेगा। इसके बाद में कुचिपुड़ी, कौन सा? कुचिपुड़ी किस राज्य का होगा? कुचिपुड़ी हम लोगों को आंध्र प्रदेश का यहाँ पर देखने को मिलता है। और एक आप लोगों का ओडिसी, कौन सा? ओडिसी, ओडिसी ओडिशा का हम लोगों को यहाँ पर देखने को, ठीक है। ये प्रमुख 3 और 6 हो गए, 7 और 8, लेकिन 9वां छऊ,
छऊ हमें एक नोवा और सबसे नवीनतम अभी हाल ही में दर्जा दिया गया छऊ को क्लासिकल डांस यहाँ पर दर्जा दिया गया है। तो नो वर्तमान में हमें क्लासिकल डांस देखने को मिलेंगे। सत्रिय किस राज्यों का होगा? सत्रिय आसम राज्य का हमें देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें से एकमात्र वैसा शास्त्रीय नृत्य हमें देखने को मिलेगा जो शायद मुगलों के कारण भारत में जीवित रह पाया, जिसकी विधा, जिसकी कला मुगलों के कारण भारत में जीवित रह पाई, तो वो हुआ करता था कथक। यह मुगलों की मुगलों के कारण जीवित रह पाया। वो किसको दर्जा दिया गया? तो आप लोगों के छऊ नृत्य को यहाँ पर दर्जा दिया गया है। चलिएगा इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा, पुंग चोंगल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये पुंग चोंगल किस राज्य का देखने को हमें लोक नृत्य देखने को मिलेगा? तो सभी जानते हैं ऑप्शन मणिपुर का हम लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, विश्व बैंक की LPI रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो हमें आपकी LPI में भारत की रिपोर्ट यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी? 23वीं, 38वीं, 54वीं या 71वीं रैंकिंग हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर जी के साथ जाएंगे, यानी आपकी 38वीं रिपोर्ट या आपकी 38वीं रैंकिंग हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन इसके साथ में 2023 के कुछ विशेष आप लोगों को रिपोर्ट याद करने में, जैसे आप लोगों को सवाल यहाँ पर पूछ सकता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा स्थान भारत ने प्राप्त किया? 2024 में 159 वाला प्राप्त किया है। ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। और या आप लोगों का ग्लोबल पासपोर्ट सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान भारत ने प्राप्त किया है 2024 में? तो आप जानेंगे कि ये भारत ने कौन सा प्राप्त किया है। तो भारत ने ये जो प्राप्त किया है 83 वाला भारत ने यहाँ पर प्राप्त किया है। आप लोगों को याद चाहिए था। चलेगा, तो ये जो ग्लोबल पासपोर्ट सूचकांक आप लोगों को जो देखने को मिलेगा, तो 82 वाला भारत ने यहाँ पर प्राप्त किया था। ये दो ही आप लोगों को अभी तो यहाँ पर याद रखिएगा। लेकिन पर्यावरण सूचकांक एक और याद कर लेना कि पर्यावरण सूचकांक में 2024 में सूचकांक में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 116वां स्थान भारत ने प्राप्त किया है। आप लोगों को याद होना चाहिए। और यदि ये सवाल पूछ लेगा वैश्विक शांति रिपोर्ट, वैश्विक यहाँ पर शांति सूचकांक रिपोर्ट में भारत ने कौन सा स्थान यहाँ पर प्राप्त किया है? तो आप लोगों से यदि ये सवाल पूछ लेगा तो भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत ने 152वां स्थान यहाँ पर प्राप्त किया है। वैश्विक शांति सूचकांक में यदि आप लोगों से सवाल पूछ लेगा तो भारत ने 116वां, और पर्यावरण जो सूचकांक पूछ लेगा तो 116वां। इसमें मैं माफी चाहूंगा, शायद मैंने ये गलत लिखा दिया है। यहाँ पर आप लोगों को वैश्विक शांति सूचकांक में यदि सवाल पूछ लेगा तो 116वां भारत ने स्थान प्राप्त किया है। ये यहाँ पर बिल्कुल सही देखने को मिलेगा। लेकिन वैश्विक पर्यावरण 169वां स्थान भारत ने प्राप्त किया है। हम लोगों से विश्व बैंक की एक आपकी LPI रिपोर्ट पूछा था, जिसमें भारत का स्थान 2000 प्राप्त किया था, 2023 में यहाँ पर प्राप्त किया था। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न देखने को मिलेगा, हेनले पासपोर्ट यहाँ पर इंडेक्स 2024 के अनुसार किस देश ने पासपोर्ट को दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में स्थान दिया है? यानी 2023 में किस देश का पासपोर्ट विश्व का सबसे शक्तिशाली यानी पावरफुल हमें पासपोर्ट मिला? तो हमें सिंगापुर का यहाँ पर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिलेगा। चलिएगा इसी के साथ पर जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किसके
द्वारा प्रकाशित किया जाता है। देखिएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा यहाँ पर जारी किया जाता है कि जर्मनवाद बॉर्डर या एमएससी या फिर ये ऑप्शन नंबर सी द्वारा यहाँ पर स्वतंत्रता सूचकांक जो रिपोर्ट्स का प्रकाशन किया जाता है हर वर्ष। चलिएगा, इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपना 19वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बात होती है तो 12 मार्च और 2007 को इसकी स्थापना हम लोगों को देखने को मिलती है। तो ये याद होना चाहिएगा। सवाल का बिल्कुल जो राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा तो ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। कौन सा? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। यदि आप लोगों से सवाल पूछ लेगा तो आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। तो देखो, यहाँ पर 3 फेमस आप लोगों को याद होना चाहिएगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार, यदि आप लोगों से सवाल पूछ लेगा तो यहाँ पर आप लोगों का 2007 में प्रारंभ हुआ था। वहीं पर राष्ट्रीय महिला आयोग, कौन सा आयोग? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब देखने को मिली? तो राष्ट्रीय महिला आयोग आप सभी जानते हैं कि हमें कब देखने को मिलेगा? तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि ये हमें 1992 में हमें ये देखने को मिलेगा। लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार, यहाँ पर ये याद होना चाहिएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हमें कब देखने को मिली? तो ये 1993 में हम लोगों को देखने को मिलेगी। और सवाल पूछ लेगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हम लोगों को कब देखने को मिलेगी? तो जवाब होगा 2018 में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, ये सब आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। चलिएगा, इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा, हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों का उपयोग राज्यों में किस समूह में अधिक संपन्न लोगों तक सीमित था? ठीक है, तो 4 ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसका राइट आंसर ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। HYV बीजों का उपयोग राज्यों के समूह से अधिक संपन्न लोगों तक सीमित था। तो ये पंजाब, तमिलनाडु और आप लोगों का मध्य प्रदेश हमें देखने को मिलेगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हमें देखने को मिलेगा। और इसके सामने क्या क्या याद होना चाहिए? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? तो 1966 और 67 में जो हम लोगों को देखने को मिला। देखिए, मैं लिख ही देता हूँ आप सभी के सामने। तो 1967 और 68 के मध्य भारत में हरित क्रांति की शुरुआत या पहला चरण आप लोग बोल सकते हैं हमें देखने को मिला। लेकिन इसके बाद 1990 से लगाकर 92 तक में दूसरा चरण हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। भारत में जनक कौन माने जाते हैं? तो यहाँ पर स्वामीनाथन साहब को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। विश्व में किसे कहा जाता है? तो आप लोगों को याद रखना चाहिए कि विश्व में किसको कहा जाएगा? तो यहाँ पर विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को यहाँ पर कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को यहाँ पर कहा जाता है, आप लोगों को याद रखना चाहिए। और नॉर्मन बोरलॉग को 1970 में हरित क्रांति के कारण दिया था, नोबेल प्राइज यहाँ पर दिया गया। ऑप्शन नंबर 4 सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, वांडीवास की लड़ाई सही नहीं, यानी बैटल ऑफ वांडीवास जो हमें देखने को मिला था वो कौन सा, उसके बारे में सही नहीं है। पहला ऑप्शन देखने को मिलेगा, वांडीवास की लड़ाई भारत में के बीच में हुई थी। क्या है? आप भी जानते हैं कि भारत यहाँ पे अंग्रेज तो एक तरफ थे लेकिन डच एक तरफ शामिल नहीं थी। वांडीवास का युद्ध 1763 में देखने को मिला। नहीं, 1759 में हमें बैटल ऑफ वांडीवास देखने को मिलेगा। बैटल ऑफ वांडीवास यानी वांडीवास का हमें युद्ध यहाँ पर देखने को मिलेगा। वांडीवास की लड़ाई दूसरे कर्नाटक युद्ध का प्रभाव था, ये भी देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी या 1759
1763, याद करिएगा 1763 में पेरिस की संधि पर के या हस्ताक्षर के साथ यह समाप्त हुआ। यही बिल्कुल सही मिलेगा। ये पेरिस की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हो गया था। कब संधि? पेरिस की संधि। और यह पेरिस की संधि कब देखने को मिली थी? 1763 में हमें देखने को मिली। लेकिन इसके साथ और क्या याद होना चाहिए? तो आपको ये याद होना चाहिए 1759 में आप लोगों के फ्रांसी की यहाँ पर सेना देखने को मिली। इनके बीच में यह युद्ध देखने को मिला था। क्या हो गए थे? हार गए थे। नेक्स्ट प्रश्न जो हमें देखने को मिला, निम्नलिखित में कौन सी हमारे पड़ोसी देश नेपाल से है? तो कौन सी देश का जो ओरिजिन पॉइंट नेपाल से हमें देखने को मिलेगा? ठीक है, 4 ऑप्शन आप लोगों को जो देखने को मिलेंगे, राप्ती नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा या सिंधु। आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर डी हमें देखने को मिलेगी। हमें राप्ती रिवर का ओरिजिन हमें नेपाल से मुख्यतः देखने को मिलता है। इतना आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। ठीक है, इतना याद होना चाहिए। पहला ऑप्शन आप लोगों को सिंधु रिवर पे यहाँ पर देख रहा हूँ। मैं काम करता हूँ कि सिंधु का आप लोगों को सिंधु तंत्र यहाँ पर पढ़ा, फिर हमारे बाकी तंत्र में माफी चाहूंगा, आप लोगों को सिंधु तंत्र में पढ़ा देता हूँ। देखिएगा, सिंधु तंत्र या सिंधु नदी का अपवाद, सिंधु नदी का अपवाद जो तंत्र आप लोगों को देखने को मिला, यह हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा और वो किस प्रकार से देखने को मिलेगा, आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। देखिएगा, ये रहा प्यारा भारत, ये प्यारा भारत यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये जम्मू कश्मीर का इलाका, और ये देखिएगा कितने खूबसूरत से भारत का सिरमौर कहा जाने वाला ये रहा पास में जम्मू कश्मीर। और देखिएगा, यहीं पर हमारे पास में यहाँ से तो यहाँ तक आप लोगों का हमें हिमाचल प्रदेश यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद में हमें हमारा पंजाब इतना वाला क्षेत्र देखने को मिलेगा। ये 2 राज्यों के बारे में एटलीस्ट आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। इन दोनों के बारे में आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। ये हमारा पंजाब और ये हमारा हिमाचल प्रदेश हम लोगों को देखने को मिलेगा। देखिएगा, यहाँ पर हम लोगों को चेमायुंगडुंग, कौन सा? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर हम लोगों को मिलेगा। एक हमें ग्लेशियर देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये वाला जो आप ऊपर तिब्बत वाला क्षेत्र है, इसका नाम है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। यहीं पर हम लोगों को मानसरोवर झील हमें देखने को मिलेगी। बहुत सारी चीजें ऐसा लिखा है कि जो सिंधु रिवर है, ऐसा नहीं, बल्कि जो सिंधु रिवर का रास्ते में जो आपका तो यहाँ से हमारी सिंधु रिवर का प्रवाह हमें देखने को मिलेगा। और ये सिंधु नदी कहाँ पर प्रवेश कर रही है? ये हमारे प्यारे भारत में देखिएगा प्रवेश कर रही है। तो प्यारे भारत में यहाँ से जो प्रवेश करेगी इसे गंगचो कहा गया। क्या कहा गया? गंगचो, यानी सिंधु रिवर कहाँ से प्रवेश करेगी प्यारे भारत में, इसे गंगचो कहा जाता है। आप लोगों को याद होना चाहिए। और यहीं पर देखिएगा, यहीं पर हमें 2 प्रकार की यहाँ पर पहाड़ियों की श्रृंखला एक प्रकार की पर्वत श्रेणी यहाँ पर देखने को मिली। ये 2 प्रकार की पर्वत श्रेणी को यहाँ पर देखने को मिली। ये जो पर्वत श्रेणी देखने को मिली यहाँ पर, इसका नाम होगा लद्दाख। नीचे वाली श्रेणी इसका नाम है जास्कर श्रेणी। कौन श्रेणी? आपके ऊपर लद्दाख श्रेणी और नीचे हमें यहाँ पर जास्कर श्रेणी देखने को मिलेगी। अब देखिएगा, जब सिंधु रिवर जब आगे बढ़ेगी, तो सिंधु रिवर जब आगे बढ़ेगी तो ये रिवर पहाड़ी को काट नहीं रही, ये इसी जास्कर श्रेणी के तरीके से पार करेगी। और ये जो सिंधु रिवर है, जास्कर ये लद्दाख श्रेणी को काटती है। तो आप लोगों से सवाल पूछ लेगा कि निम्नलिखित में कौन सी रिवर को काटती हुई यह जो पुण्यतः फिर से भारत में जो
फिर से आती जो अब होगा आपकी ये लद्दाख श्रेणी को। और कौन सी स्थान पर यह लद्दाख श्रेणी का जवाब होगा दूरगति। कौन सा दूरगति। इस वाले स्थल को क्या कहा जाता है पॉइंट कहा जाता है। अब देखिएगा यहीं से फिर से आपकी सिंधु का अगवा तंत्र बढ़ता है और यह रिवर फिर से पाकिस्तान ये अभी तो भारत में ही फिर इसके बाद में यह यहाँ हमारे प्यारे भारत से कहाँ निकल जाती है भारत बाहर निकलती तो ये भारत से बाहर निकलती उसे उस स्थान को चिल्लास कहा गया है। क्या कहा गया है उसे चिल्लास यहाँ पर कहा गया है। और फिर से ये रिवर क्या करती है पूर्ण रूप से पाकिस्तान में यहाँ पर जाती है। लेकिन जब ये पाकिस्तान में जाती है तो पाकिस्तान में एक खट्टा स्थान देखने को मिलता है। यह प्लेस देखने को मिलता है और यह फिर से कौन सागर में गिर जाती है अरब सागर में जाकर यह रिवर गिर जाती है। आप लोगों को याद रखना चाहिएगा जो सिंधु रिवर आपके अरब सागर में जगह से जाकर गिरी जवाब होगा ठट्टा। ठट्टा से यह क्या करती है कि आपके अरब सागर में जाके फिर इसके बाद में क्या होगा देखिएगा यहीं से हमें एक आपकी यहीं पे एक रिवर का ओरिजिन होगा और इस रिवर में आपकी एक और रिवर एक धारा आकर यहाँ पर इस धारा को क्या कहा जाता है इस धारा को यहाँ पर क्या कहा जाता है एक यहाँ पर किशन गंगा इसका क्या नाम है किशन गंगा फिर ये जो हमारी नदी इसका मेरी नाम से देखा है यह भारत और पाकिस्तान किस तरीके से सीमा बनाती हुई आगे यहाँ पर जब तक ये आप लोगों का हमें यहाँ पर आप लोगों का ये कौन सा राज्य देखने को मिलता है आप लोगों का हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक चंद्रा कौन सी देखिएगा एक चंद्रा और एक भागा चंद्रा और भागा दो सरिताएं जब नदी छोटी होती है तो उसे हम लोग सरिता बोलते हैं। दो एक तरफ चंद्रा है एक तरफ भागा दोनों सरिताएं जब आपस में जुड़ती है तो चिनाब नदी बनाती है। तो यह जब दोनों सरिताएं पाकिस्तान ये आपके जम्मू में जाएगी तो जेट के में जाएंगे तो यहाँ पर एक तंडी नामक जगह कौन सी जगह तंडी नामक जगह पर ये दोनों सरिताएं आपस में मिल जाती कौन सी जगह ये तंडी नामक जगह जरा देख लीजिए यहाँ से चिनाब रिवर बनती है। तो देखिएगा ये चिनाब नदी इस तरीके से निकल रही है और ये जो आपके ऊपर से जो आपकी झेलम नदी है ऊपर से कौन सी रिवर देखने को मिलेगी आपकी झेलम नदी देखने को मिलती है। ये झेलम नदी इस चिनाब रिवर के अंदर आकर मिल जाती है। तो जिस स्थान में मिलती है उसे झुंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है जिस स्थान पर झेलम नदी आपके चिनाब रिवर के अंदर मिलती है उस स्थान को क्या कहा जाता है उसे झुंग कहा जाता है। या आपका अरब सागर में इस साइड लिख देता हूँ ये अरब सागर हमें हो सकता है ये दिक्कत है यहाँ पर ये जो आपकी सिंधु नदी है अरब सागर में जाकर गिर जाती है। हम लोगों ने बताया ना प्लेस ऑफ ठट्टा। अब जब यहाँ से आपकी चिनाब रिवर फिर से आगे आती लेकिन यहाँ पर आप लोगों का इसी हिमाचल प्रदेश में एक रोहतांग दर्रा देखने को मिलता है। इसी रोहतांग दर्रे से आपकी रावी रावी कौन सी रावी नदी और ये रावी नदी भी कहाँ पर जाकर मिल जाती है ये भी चिनाब रिवर के अंदर यहाँ पर जाकर मिल जाती है। फिर इसके बाद में फिर आपके कौन सी यहाँ पर राकस ताल कौन सी राकस ताल हमें झील देखने को मिलेगी और इसी राकस ताल झील से आपकी सतलज कौन सी रिवर है देखिएगा ये सतलज नदी आ रही है और ये सतलज रिवर भी क्या करेगी ये सतलज रिवर भी इसी चिनाब रिवर के अंदर जाकर मिल जाती है। तो जहां पर मिलेगी उसे पंचानन कहा जाता है। क्या कहा जाता है पंचानन। तो पंचानन के क्या है तो मोस्टली इसी पंचानन वाले क्षेत्र में भारत वाली सभी नदियां के अंतर्गत यहाँ पर मिल जाती है। फिर इसके बाद में हमारे पास में व्यास कुंड देखने को मिला। कौन सा कुंड हमें यहाँ पर आप लोगों का एक व्यास कुंड इस जम्मू हमारे हिमाचल प्रदेश को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम और जब इसको हम लोगों ने बड़ा किया तो ये यहाँ तक हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमारे पास व्यास कुंड और इसी व्यास कुंड से व्यास रिवर निकलती है और ये आपकी सतलज रिवर के अंदर क्या हो जाती है जाकर मिल जाती है। ये हमारे यहाँ में व्यास कुंड से ये व्यास कुंड हमें देखने को मिलेगा और इसी व्यास कुंड से हमें यहाँ पर आपकी व्यास नदी हमें देखने को मिलती है। तो आपकी हमें झेलम रिवर देखने को मिली आपकी चिनाब के बाद में आपकी रावी के बाद आपकी ये आपकी सतलज ये आपकी जो रिवर होगी उसका नाम है सतलज रिवर देखने को मिलेगी सतलज नदी देखने को मिलेगी और इसके बाद में आपकी व्यास रिवर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी।
ठीक है, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और फिर अब इन सभी की संयुक्त धारा कहाँ पर चली जाती है, सिंधु रिवर के अंदर जाकर यह प्रवेश कर जाती है। आप लोगों को याद होना चाहिए। ये तो जो भारत की रिवर जो सिंधु रिवर के अंदर जाकर मिलती है, और भी कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं हमें हमें देखने को मिलेगी। देखिएगा, एक जो रिवर है आपकी हमें देखने को मिलती है, इसका नाम है शोक नदी। कौन सी रिवर? शोक। इस रिवर का नाम है यहाँ पर शोक नदी। कौन सी रिवर है? ये शोक नदी है। और इस शोक नदी की एक सहायक नदी देखने को मिलती है, इसका नाम है नुब्रा। कौन सी नदी? ये नुब्रा नदी। नुब्रा नदी के बारे में याद रखिएगा, नुब्रा किसकी सहायक है? शोक। शोक किसकी सहायक है? सिंधु की। अब ये जो शोक रिवर है आप लोगों को जो देखने को मिल रही है, ये जो नुब्रा देखने को मिलती है, इसे सियाचिन ग्लेशियर की जीप कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? सियाचिन ग्लेशियर की जीप इसे कहा जाता है। आप लोगों को याद होना चाहिए। और वहीं पर जो आगे देखिएगा, ये आपका ये जो अपवाह तंत्र हमें देखने को मिलेगा, इसको हम काट देते हैं। अब देखिएगा, फिर इसमें हमें पाकिस्तान से एक रिवर आकर देखने को मिलेगी, इसका नाम है गिलगिट रिवर। कौन सी? गिलगिट रिवर हमें आकर कौन सी रिवर जाकर मिलती है? ये भी हमें सिंधु की साइड देखने को मिलेगी। इसके बाद में एक रिवर आएगी, बेहद लंबी रिवर है, इसका नाम है काबुल रिवर। कौन सी रिवर है? काबुल भी कहाँ पर जाकर मिल जाती है? सिंधु रिवर के अंदर। और ये जो काबुल रिवर देखने को मिलेगी, इसकी सहायक नदी देखने को मिलती है, इसका नाम है स्वात नदी। कौन सी? घाटी सॉरी स्वात नदी, इसका नाम है स्वात नदी। तो स्वात नदी जाकर मिलती है आपकी काबुल नदी में। ये जो रिवर है इसका नाम है काबुल नदी। और काबुल किस रिवर के अंदर जाकर मिल जाती है? हमारी सिंधु नदी के अंदर जाकर हम लोगों को देखने को मिलेगी। देखिएगा, जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, यहीं पर आप लोगों की हमें यहाँ पर सुलेमान नदी। कौन सी रिवर? सुलेमान नदी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये भी सिंधु रिवर के अंदर जाएगी। और इसके बाद में एक महत्वपूर्ण रिवर जिसका नाम है गोमाल नदी। कौन सा रिवर है? गोमाल। मैं यहाँ पर सही तरीके से लिख देता हूँ। यहाँ पर हमें जो रिवर देखने को मिलेगी, इस रिवर का हमें नाम देखने को मिलेगा यहाँ से यहाँ तक गोमाल नदी। कौन सी? गोपाल। ये गोपाल नहीं है, ये हमें गोमाल नदी देखने को मिलेगी। तो ये गोमाल रिवर भी क्या करेगी? इसी सिंधु रिवर के अंतर्गत यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये प्रमुख रूप से हमें सिंधु नदी का या अपवा तंत्र देखने को मिलता है। इसमें और भी छोटी छोटी सहायक नदियां देखने को मिलती है, लेकिन समय अंतराल का हमें इतना ज्यादा डाटा हम हमारी इस क्लास में नहीं पढ़ सकते। लेकिन याद रखिएगा, सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी होगी? सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी देखने को मिलेगी? तो सबसे बड़ी जो सहायक नदी हमें देखने को मिलेगी उसका नाम है चिनाब। चिनाब सबसे बड़ी सहायक हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, मैं अभी आप लोगों को श्योर कर रहा हूँ, ये पूरा सिंधु नदी का अपवा तंत्र नहीं है, इससे और भी बेहतर सिंधु नदी का अपवा तंत्र पढ़ाया जा सकता है और आप लोग पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, ये कुछ विशेष रूप से शॉर्ट मैंने आप लोगों के लिए बनाया। चलिएगा, ये देख लीजिए, अगर आप लोगों ने कभी सिंधु नदी का अपवा तंत्र नहीं पढ़ा है, लेकिन हाँ इसके बाद में संधि पढ़ लो, जो कि आपकी 1960 में जो कि आपकी सिंधु नदी का सिंधु समझौता हमें देखने को मिला। और ये जो सिंधु समझौता हमें देखने को मिला, ये कब हुआ था? 1960 में। आयूब खान उस समय पाकिस्तान के आपके पीएम थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय भारत के यहाँ पर प्रधानमंत्री थे। इन दोनों के बीच में सिंधु नदी ये जो समझौता यहाँ पर देखने को मिलता है। चलेगा, और ये कौन शहर में हुआ था? कराची। कहाँ पर हुआ था? कराची शहर में हमें ये देखने को मिलता है। इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय जो तबला वादक व्यक्ति, संगीतकार जो है, या संगीत जो ये निर्माता और फिल्म वादक अभिनेता है, जिन्हें 1988 में यानी आपके 1988 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कौन है जिन्हें पद्मश्री से 1988 में सम्मानित किया गया था? तो उस्ताद जाकिर हुसैन साहब। कौन देखने को मिलेंगे? उस्ताद जाकिर हुसैन साहब देखने को मिलेंगे। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल हमें राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। ठीक है, और इन्हें 2023 में क्या मिला था? 2023 में इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? आप सभी जानते हैं कि पद्म विभूषण अवार्ड इन्हें कब मिला? 2023 में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा, इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो देख रखा है कि आपके दिसंबर 2024 तक भारत में हाईकोर्ट की संख्या कितनी? आपकी उच्चतम न्यायालय हमें कितने देखने को मिलते हैं? 25, 30, 28 या 20
आप सभी जानते हैं 25 हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब कौन से कब कब की स्थापना भी हुआ ये भी याद कर लो। देखो आपका बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना कब होती है? बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना 1962 में देखने को मिली। फिर आपका कोलकाता हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ? तो ये भी हमें 1962 में देखने को मिली। फिर इसके बाद में आप लोगों का मद्रास हाई कोर्ट, तो मद्रास हाई कोर्ट की भी स्थापना हमें 1962 में यहाँ पर देखने को मिली। मैं वापस आऊंगा 1862, ये सब 1862 है, 1862 आप लोग याद करिएगा। फिर इसके बाद में आप लोग ये याद करिएगा कि आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट, कौन सा? इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब देखने को मिली? 1866 में हम लोगों को देखने को यहाँ पर आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना देखने को मिलती है। ठीक है, और आपके मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना कब देखने को मिली? तो यदि सवाल पूछेगा कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना, तो 1956 में हमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की यहाँ पर स्थापना देखने को मिलती है। चलिएगा, वैसे बहुत है, चलिएगा 25 वर्तमान उच्च न्यायालय की देखने को मिलती है। इसके बाद तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय हुली वेशा, तो ये हुली वेशा लोकतंत्र, ये जो लोक नृत्य है, ये आप लोग किस शहर में किस राज्य में देखने को मिलेगा? केरल, उड़ीसा या गुजरात? हमें देखने को मिलेगा गुजरात में या फिर कर्नाटक में। आप सभी जानते हैं हुली वेशा जो है ये कर्नाटक में हमें देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिएगा, इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो देखने को मिलेगा भगवान गणेश के सम्मान में मनाई जाने वाली गणेश जो चतुर्थी हिंदू महीने में की जाती है, कौन से महीने में यहाँ पर सेलिब्रेट की जाती है? आप लोगों से सवाल यहाँ पर सवाल पूछा है। देखो यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार से आप लोगों को याद होना चाहिए, जैसे राम नवमी कब सेलिब्रेट करते हैं? तो आप सभी जानते हैं हिंदू जो पंचांग के अनुसार चैत्र माह में, कौन से माह में? चैत्र माह में। दीपावली हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? तो दीपावली आप लोगों को याद होना चाहिए कार्तिक माह में। कौन से माह में? कार्तिक माह में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके बाद क्या याद होना चाहिए? इसके बाद आपकी होली हम लोग कब कर रहे हैं? होली फाल्गुन माह में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद में महाशिवरात्रि, कौन? महाशिवरात्रि भी हम लोग क्या कर रहे हैं? ये भी फाल्गुन माह, कौन सा माह? फाल्गुन माह में सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन भगवान गणेश के सम्मान मनाई जाने वाली गणेश चतुर्थी को हम लोग भाद्रपद माह में सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों को देखने को मिलेगा। चलिएगा, इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और आपका देख रखा है आपका अंतर्राष्ट्रीय ये प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, ये प्रसन्नता दिवस क्वेश्चन नंबर 28, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? मार्च 2020, 15, 22 या 5 जून को? तो ये मार्च 2020 को सेलिब्रेट किया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। तो हमारे सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए देखने को मिलेगा। चलिएगा, इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, जो आप लोगों को देखने को मिलेगा संस्कृत में महायान का क्या अर्थ है? यानी महायान को यहाँ पर क्या कहा जाता है? छोटा वाहन, महान वाहन, या फिर तीव्र पथ, या महान बलिदान? तो संस्कृत में आप सभी जानते हैं हिमयान और महायान बौद्ध धर्म की दो शाखाएं देखने को मिलती है, इन्हें महान वाहन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमें सही देखने को मिलेगा। चलिएगा, इसी के सामने ये अंतिम प्रश्न है। इस सवाल का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। निम्नलिखित में से भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र को पहचानिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में काली मिट्टी का विस्तार हमें क्षेत्र देखने को मिलेगा? इस सवाल का जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में मुझे देना है। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।